आज भारत रत्न महात्मा मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में उनका जन्म हुआ था और उस सिलसिले में तीन और महान विभूतियाँ हैं जो 1861 में पैदा हुई थी। उन सब चीज़ों को लेकर के मथुरा से मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है उसको लेकर के सन 2004 में कार्य शुरू किया गया था और पहली खबर दैनिक जागरण में 2004 को ही छपी थी कि मदन मोहन मालवीय का जो योगदान है ब्रज में उसको याद किया जाए। अब लगभग 20 साल होने को हैं। इन 20 वर्षों का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि मथुरा ने मदन मोहन मालवीय के से उड़े होने के लिए, उनके योगदान से उड़े होने के लिए क्या किया है, इस बात को यहाँ रखने का मौका मिला है। विश्राम घाट में ही, मथुरा विश्राम घाट से ही हमने शुरुआत की थी और उसके बाद में जब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की जयंती की शुरुआत हुई, जन्मभूमि ने उसको शुरू किया, फिर धीरे धीरे हर्षानंद जी भूमि ने शुरू किया क्योंकि वही मदन मोहन मालवीय हर्षानंद जी ने मिल करके उसकी स्थापना की थी। और सेवा समिति की स्थापना जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो हताहत हुए थे उनको बीमारी से और उपचार के लिए उन्होंने सेवा समिति की भी स्थापना की थी। ये 3 बड़े योगदान हैं जो मथुरा में, वृंदावन में मदन मोहन मालवीय की याद की जाती है और इनसे उड़े होने के लिए 2004 से ये प्रयास शुरू हुआ। तो उसके बाद में जब 150 वर्ष इनके जन्म के हुए उस समय भारत सरकार को डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित मोतीलाल नेहरू और HP रे, ये 3 और लोग हैं जो 1861 में पैदा हुए हैं, तो इनके भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना इनको भी इकट्ठा याद किया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से याद किया और उसकी दुर्घटना ये हुई कि HP रो को तो वो भूल ही गए, मदन मोहन मालवीय तक आकर के सेलिब्रेट करके किया। ये पहली सफलता मथुरा से ये है। दूसरी कामयाबी ये है कि भारत सरकार ने उस परियोजना को अंजाम दिया जो उनको सुझाव के तौर पर संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया। तीसरी बात यह है कि जब 150 वर्ष उनके हुए तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक प्रस्ताव संस्थान की तरफ से भेजा गया था कि उनको भारत रत्न क्यों न दिया जाए और उनकी स्मृति में सिक्के क्यों न जारी किए जाएं और भी ऐसे 10 पॉइंट थे। उसको लेकर के मनमोहन सिंह ने उसको पसंद किया और संस्थान की तरफ से मुझे डॉक्टर सुरेश शर्मा को संस्कृति मंत्रालय में प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पर रिकमेंडेड किया था। लेकिन नौकरशाही में ऐसा होता है कि वो लोग कर कुछ नहीं पाते, लेकिन जब कोई एक्सीलेंट चीज़ आती है उसको हाईजेक करते हैं, उसको चुराते हैं। वो प्रोजेक्ट हमारा चोरी हुआ। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई तो उसने वही सारी परियोजनाएं जो संस्थान की तरफ से सरकार को भेजी गई थी कांग्रेस के रिजीम में, उन सारी परियोजनाओं को अंजाम दिया। मदन मोहन मालवीय की भारत रत्न की बात उठी, उस समय अटल जी का नाम सब जगह सोशल मीडिया में वायरल किया गया था कि इनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो लिहाजा हमें समाज की तरफ से, देश की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है ये जानने के लिए सोशल मीडिया पे वायरल किया। उस समय हमने चेतावनी दी कि अगर अटल को मिला और मालवीय को नहीं तो मथुरा से आंदोलन शुरू होगा और उसी का ये अंजाम हुआ है कि उन्होंने दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न के बाद में दूसरी बड़ी लड़ाई और शुरू हुई जिसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। वो एक जमाना था कि जब उत्तर प्रदेश में जिस सूबे में हम रहते हैं उस सूबे में हिंदी कहीं सरकारी कामकाज में उपयोग नहीं थी और उसकी एक बहुत पुरानी लड़ाई है जो 1837 से चल रही थी, जब ये सरकार ने कानून बनाया कि अब सरकारी भाषा जो है अंग्रेजी होगी और फारसी को हटाया गया। तो उस समय हिंदी जो है वो दरिद्र हो गई क्योंकि उसके लिए आदेश में लिखा गया कि जो स्थानीय भाषाएं जिस क्षेत्र में वहाँ पर जो है वो हिंदी, वहाँ पर स्थानीय भाषा में सरकारी कामकाज हो। तो फारसी वालों ने क्या किया कि हिंदी का फारसीकरण करना शुरू किया और जैसे आज अब नगला चंद्रभान जहाँ दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, जन्म स्थान है, आप देखेंगे कि वो नगला शब्द जो है फारसी का, हिंदी का फारसीकरण करने के कारण हुआ, क्योंकि फारसी
में जो है वो नगरा शब्द हिंदी में हुआ करता था, रेत को उन्होंने लाम से कन्वर्ट कर दिया और पर्शियन रिकॉर्ड में वो नगला हो गया। आज बहुत सारे नगला ब्रज में आपको मिलते हैं, लेकिन वो पहले पूर्व 1837 से पहले या उससे और पहले वो नगरा ही हुआ करते थे। नगर से नगरा यानी जो नगर छोटा ही। इस तरीके से फारसीकरण के विरोध में एक आवाज़ उठी और उसमें फ्रेडरिक जॉन शोर और मथुरा में एक कलेक्टर थे एफ.एस. ग्राउस, फ्रेडरिक सिल्वन ग्राउस, 1874 में उन्होंने राजकीय संग्रहालय की स्थापना की। इन्होंने भी प्रतिवाद किया था कि हिंदी के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है और उसको सरकारी कामकाज में मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका जो एक पतन हो रहा है। तो ये लड़ाई 1837 से शुरू हुई थी फ्रेडरिक जॉन शोर से और मदन मोहन मालवीय तक तमाम अंग्रेजों ने, मतलब ये एक बड़े ताज्जुब की बात है कि उस लड़ाई को अंग्रेजों ने लड़ा। हिंदी की लड़ाई को हिंदी वाले समझ नहीं पा रहे थे, अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत की और उसके बाद में उसकी अंतिम प्रणी मदन मोहन मालवीय के हाथ हुई। उन्होंने एक ज्ञापन दिया जो अपैरल मैकडोनल्ड एलजी थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के। उस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सूबे की जो भाषा है वो मेजॉरिटी वो हिंदी बोलती है। यहाँ के जो महाकाव्य हैं श्री रामचरितमानस और सूरसा है वो भी हिंदी में है। फिर हिंदी को सरकारी कामकाज में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? वो एक 104 पृष्ठों का एक दस्तावेज था, कोर्ट करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन के नाम से, जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में आज भी रखा हुआ है। उसको देख करके अंग्रेज उसका जवाब नहीं दे पाए। तब 18 अप्रैल 1900 को सरकारी राजज्ञा नैनीताल से निकली कि हिंदी उत्तर प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा होगी और तब से वो हिंदी को स्थापना मिली। अब हम भारत सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक ऐतिहासिक तिथि है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी से ज़रा भी कम नहीं है,